मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब। आप भारत की तरफ से पूरी दुनिया में जो है एज ए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते रहे हैं। मैंने रिक्वेस्टेड एम्बेसडर साहब के वो थोड़ा टाइम स्पेयर करें हमारे शो के लिए। एम्बेसडर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदाब, नमस्कार, सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं साहब अक्सर हम देखते रहते हैं इंडियन मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के बारे में बातें हो रही है, पाकिस्तान के मीडिया में इंडिया के बारे में बातें हो रही होती हैं एंड दैट्स हाउ आजकल तो हमारी इंगेजमेंट का यही तरीका है। आप बल्कि पाकिस्तान में भी सर्व करके गए हैं। मैं साहब कैसे देखते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आप? फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस यहाँ पे होती है, मिलिट्री इंटरवेंशंस आपने देखी हैं, डिफरेंट तरीक़ों से पाकिस्तान के अंदर जो सियासत में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सो जो मौजूदा इस वक़्त पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है या जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, व्हाट डू यू मेक ऑफ कि वो कैसे पाकिस्तान को देख रहे हैं? उनका क्या पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के बारे में इन करंट सर्कमस्टांसेस? प्लीज़ हमें अपने एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर करें सर। खबर साहब, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो कोई रिएक्शन नहीं आया है जो इंटरनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में उसके बारे में। मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहली बात तो ये आपके यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है। एक तरफ इमरान खान की पार्टी, उसके सपोर्टर्स, दूसरी तरफ जो रूलिंग कोalition है, इसके अलावा फौज का क्या रुख है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के जो पार्टी है, उनके सपोर्टर्स हैं, वो फौज पे अब दबाव डाल पाएंगे। जो मई में उन्होंने हालात पैदा किए थे वो अलग थे, लेकिन फौज जो है अब उनसे सख्ती से पेश आएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की फौज नहीं चाहती है कि डिसऑर्डर फैले और वहां स्ट्रीट्स में वायलेंस हो। तो इस तरह की हरकतों को कंट्रोल करने की फौज कोशिश करेगी। लेकिन पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो और कई एरियाज में है। देखिए, एक तो बहुत बड़ी मुश्किलात जो है वो आपकी, जो आपको फेस करनी पड़ रही है, वो इकोनॉमिक है। आपकी इकोनॉमी जो है वो शैम्बल्स में है। आपका फॉरेन डेट बहुत बढ़ गया है, आप लोन लेते जा रहे हैं, और आपके खुद लीडर्स कहते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं हमें शर्म आती है कि दूसरी कंट्रीज के सामने बेगिंग बोल लेके जाएं। क्या पाकिस्तान का यही हाल होना चाहिए? क्या पाकिस्तान के लिए यही सही है? नहीं, पाकिस्तान को इस तरह के हालात से निकलना है बाहर। और मेरा मानना है कि ये तभी हो सकता है जब पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज में बदलाव रखे। यहां तक कि कई तरह की पॉलिसीज में तो यू टर्न करेगा पाकिस्तान, तभी इस तरह के हालात से निकल सकता है। देखिए, मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि कंट्रीज तभी आगे बढ़ती हैं, तभी प्रॉस्परस होती हैं, जब उनके रीजन्स में प्रॉस्पेरिटी आती है। सार्क को बनाया गया था ताकि जो हमारा पूरा साउथ एशियन रीजन है, इसमें तरक्की आए, इसमें हालात अच्छे हो। देखिए, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि हमारा जो रीजन है साउथ एशिया का, ये गुर्बत को झेल रहा है। सब सहारन अफ्रीका के बाद एक्सट्रीम पॉवर्टी अगर किसी रीजन में पाई जाती है तो वो साउथ एशिया के रीजन में पाई जाती है। क्या हमें यही अच्छा लगता है? नहीं, मेरे विचार में हमको इससे बाहर निकलना होगा। और ये तभी हो सकता है जब हमारे देश जो है साउथ एशिया के, वो आपस में ताउन बढ़ाएं, कोऑपरेशन बढ़ाएं, अच्छे रिश्ते कायम करें। देखिए, जहां तक इंडिया का संबंध है, हमारा पाकिस्तान से जो हमें एक नाराजगी है वो टेरर के संबंध में। हम ये कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान से जो उत्पन्न होता हुआ टेररिज्म है वो नहीं रुकता, तब तक हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे और हम अपने रिश्तों को आगे नहीं बढ़ाएंगे।
और जब तक इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं होते तो साउथ एशिया की तरक्की नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान को क्या नाराजगी है? देखिए, मैं बहुत अरसे से इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपके कुछ मेन दिक्कतें हैं, आपको नाराजगियां। पहली तो है जो बार बार जिक्र में आता है कि कश्मीर प्रॉब्लम। आपका पाकिस्तान का यह मानना रहा है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए था, ये पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए था, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, इसलिए इसको पाकिस्तान में होना चाहिए था। अब इसमें क्या फॉल्ट है? इस लॉजिक में क्या फॉल्ट है? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान जो बने हैं 1947 में, वो ब्रिटिश पार्टीशन प्लान के तहत बने हैं। ये दोनों कंट्रीज पहले तो अलग होनी ही नहीं चाहिए थे। मेरा यह मानना है कि यह पार्टीशन बड़ा ब्लंडर रहा था। कौन मस्जिद में जाके प्रे करे, कौन मंदिर में जाके प्रे करे, अपना आपसी निजी मामला होता है। इससे हमें बंटवारा नहीं होना चाहिए था। अब ये जो बंटवारा हो गया है, ये दिलों का बंटवारा हो गया है, और किस तरह से इस बंटवारे को हम रोकें आगे बढ़ने से और एकजुट होकर काम करें, मैं इस बात को बहुत अहमियत देता हूं। तो पाकिस्तान की एक नाराजगी है कि वो समझता है कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए था। अब जैसा मैं कह रहा था, जो ब्रिटिश पार्टीशन प्लान था उसके तहत जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको ये हक दिए गए थे कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट हो। तो कश्मीर ने पहले इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, फिर पाकिस्तान से रेडर्स आए और उन पे हमला किया। तब पाकिस्तान, जब जम्मू एंड कश्मीर के जो रूलर थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया और इंडिया को एक्सीड कर लिया। तो जो पार्टीशन प्लान था जिसके तहत पाकिस्तान खुद बना था, उसी पार्टीशन प्लान के तहत जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिया को ज्वाइन किया। तो इसमें क्या आपको नाराजगी होती? वो एक ही प्लान था, अब साथ में काम करना चाहिए था, नहीं। फिर एक बड़ी मुश्किलात आई, वो जो जब आपके यहां से रेडर हमने हमला किया, तो हमारे जो वजीर आजम थे, प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो यूएन के सामने ये मामला लेके गए और यूएन में बहस हुई, यूएन ने रेजोल्यूशंस पास किए। तो पाकिस्तान बार बार कहता है कि उन रेजोल्यूशंस के तहत प्लेबिसाइट होनी चाहिए। अब उन रेजोल्यूशंस पे गौर करना चाहिए कि वो रेजोल्यूशन जो था वो कहता क्या था। देखिए, उस रेजोल्यूशन ने कहा था कि इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस कश्मीर से बाहर निकालनी चाहिए, फिर इंडिया को अपनी फोर्सेस बाहर निकालनी चाहिए, उसके बाद प्लेबिसाइट होनी चाहिए। तो पहली बात तो है कि पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस तो निकाली नहीं, तो स्टेप 1 ही नहीं ली गई। जब स्टेप 1 नहीं ली गई तो स्टेप 2 कहां से ली जाती? जब स्टेप 1 और स्टेप 2 नहीं लिए गए तो स्टेप 3 प्लेबिसाइट कहां से हो सकता था? साथ ही साथ ये जो यूएन रेजोल्यूशन था खमर साहब, इसमें क्लियरली ये कहा गया था कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए कश्मीर का। तो जो पाकिस्तान के पास कश्मीर था, उसमें डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। दूसरी तरफ हमारी सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी कि नॉन कश्मीरीज कैनॉट गो एंड बाय लैंड, कैनॉट सेटल परमानेंटली। हमने कोशिश की कि ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ना चेंज हो, तो लेकिन ये कोशिश पाकिस्तान ने नहीं की, उस तरफ से डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो जो यूएन रेजोल्यूशंस जिस तरह में पास किए गए थे, उसमें सूरत हाल में इतना बदलाव आ गया है, ग्राउंड सिचुएशन इतनी बदल गई है कि यूएन खुद अब यह मानता है कि उन रेजोल्यूशंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। अब तीसरी बात, जब मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था, ये टाइम था 1981 टू 1985, जो बांग्लादेश के बने हुए 10 साल होते करीब। पाकिस्तान में तब भी ये बात होती थी और अब भी ये बात होती है कि हमको बांग्लादेश का बदला लेना, जो भारत ने बांग्लादेश बनाने में मदद की है, उसको हमको मदद करना है। साथ ही साथ कुछ पाकिस्तान के अपने इंटेलेक्चुअल्स थे, वो ये कहते थे कि ये हमारे अपने लीडर्स की गलती से बांग्लादेश बना है, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ क्योंकि हमारे अपने लीडर्स ने कुछ गलतियां की। देखिए, अवामी लीग को मेजॉरिटी थी, उनको पावर लेने देते, नहीं लेने दी, भुट्टो साहब अड़े रहे
और उस वजह से फिर ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान में बहुत टकराव बढ़ा। 1 मिलियन से ज्यादा रेफ्यूजीज इंडिया में आ गए और आते जा रहे थे। हमारे लिए ये मुश्किलात थी। आपके और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ता गया और आपकी फौज ने ये सोचा कि इंडिया को इसमें हम नहीं आगे आने देंगे, इसमें दखल नहीं करने देंगे, तो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडियन एयर स्ट्रिप्स को बॉम्ब किया ताकि हमारे एयरप्लेन्स ना टेक ऑफ कर सके। ये वही हुआ जो इजराइल ने 1967 में इजिप्ट और सीरिया के साथ किया था, उसी की कॉपी की गई और अटैक किया और पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर कर दी इंडिया पे और फिर इंडिया ने भी वॉर डिक्लेयर कर दी। तो ये जो शुरुआत हुई थी 1971 वॉर की, ये हमारी तरफ से नहीं हुई, ये पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि पाकिस्तान को खुद दोबारा इन सब बातों पे गौर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि चलिए जो हुआ हुआ, गलतियां हुई, हमारे रिश्ते बड़े खराब हुए, अब आगे हम क्या करें, किस तरह से हम आगे बढ़ें। क्या हमें इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए या इसी तरह से बद से बदतर होने देना चाहिए इन ताल्लुकात से? मेरे विचार में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में अच्छे ताल्लुकात ना हो। मेरे विचार में चीन भी ऐसा एक देश है। चीन जो है अपने आप को पाकिस्तान को बड़ा दोस्त मानता है, कहता है कि हम पाकिस्तान के बड़े दोस्त हैं, लेकिन असलियत में वो पाकिस्तान को कर्ज में डुबाता जा रहा है। पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $125 बिलियन है, जिसमें से 30% 40% ये चीन को आप वो करते हैं, चीन के कर्ज में डूबते जा रहे हैं। और श्रीलंका में क्या हाल हुआ, कई और कंट्रीज में क्या हाल हुआ। पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो रही है, इसको आपको सुधारना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल सिचुएशन एक तरफ सुधारनी, एक तरफ से इकोनॉमिक सिचुएशन सुधारनी। अब आपके यहां क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है? अब चाइना के साथ CPEC बनाया जा रहा है, लेकिन वो CPEC का कितना पाकिस्तान को फायदा कर रहा है? अभी आपके यहां ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जो सिंध में नवाब शाह के पास, तो मैंने BBC पर रिपोर्ट सुनी, जो पाकिस्तानी रिपोर्टर जो BBC के लिए काम करती है, वो कह रही थी कि ये जो रेलवे लाइन है ये बहुत पुरानी है, इसको रिपेयर नहीं किया गया, इसको रेनोवेट नहीं किया गया और इस पे ये फास्ट स्पीड ट्रेन नहीं चल सकती जो ये चलाई जा रही हैं। तो उसका ये कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो CPEC के तहत होना था वो हुआ ही नहीं पाकिस्तान में। और चीन ने ये कहा कि भाई ये रेलवे लाइंस वगैरह रिपेयर करना, रेनोवेट करना, ये हमारा काम नहीं है, ये CPEC के नहीं तहत में आता। तो पाकिस्तान को ये देखना होगा कि किस तरह से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, किस तरह से वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। देखिए इस वक्त आपके यहाँ करीब 6.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट पड़ रहा है, ये बहुत ज्यादा है, इसको रोकना होगा। आपको ये जरूरी होगा कि आप लोगों के लिए रोजगार मुहैया करें, आप लोगों के जेब में पैसा दें ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। मेरे विचार में पूरा यू टर्न लेना होगा पाकिस्तान को, और जो इंडिया के साथ एक दुश्मनी के ताल्लुकात बने हुए हैं उनको एक बार रिव्यू करना होगा और देखना होगा कि क्या हमें इस तरह की दुश्मनी जरूरी है हमारे लिए। नहीं, मेरे विचार में हमारा रीजन जो है इतना उन्नतिशील हो सकता है, इतनी हमारी तरक्की हो सकती है अगर इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हो जाए। अब देखिए क्या हमने कोशिश नहीं की? प्रधानमंत्री वाजपेयी जी आपके यहां 1999 में वो इनॉग्रल बस ट्रिप पे गए, उसके कुछ महीने बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने वो कारगिल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और कारगिल वॉर हुई। तो जो वाजपेयी जी ने पहल की थी वो खत्म हो गई, उसका कोई मायना ही नहीं रहा। फिर जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को अपने इनॉग्रेशन में बुलाया और बड़े दोस्ताना संबंध कायम हुए। उसके बाद जब मोदी जी रशिया गए थे, उसका लौटते वक्त सरप्राइज विजिट, अनअनाउंस विजिट उन्होंने लाहौर में की ताकि वो जो
प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की फैमिली में एक वेडिंग हो रही थी, उसमें शरीक हुए और हर तरह से ये जताया कि भाई हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद पठानकोट पे पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से एक टेररिस्ट अटैक लॉन्च हुआ और उसके बाद फिर उरी का अटैक हुआ। तो इस तरह से जो पहल की जा रही थी, जो अच्छे कदम उठाए जा रहे थे, वो खत्म हो गए। अब फिर से हमको कोशिश करनी है। देखिए, मेरे विचार में इंडिया और पाकिस्तान के संबंध अगर अच्छे होते हैं तो दोनों का फायदा है और साथ ही साथ पूरे रीजन का फायदा है, पूरे रीजन की तरक्की होगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान तो मेन पावर्स हैं साउथ एशिया के, और साउथ एशिया की में गुर्बत नहीं खत्म हो सकती जब तक हमारे अच्छे ताल्लुकात ना हो। अब किस तरह से संबंध बढ़ सकते हैं? देखिए, एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ बैठ के ये समझना होगा कि हमको आगे का रास्ता किस तरह से तय करना है। ये हम तो कोशिश करते हैं दूसरे देशों को समझाने के लिए कि वन वर्ल्ड वन फैमिली, हम एक फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम, ये संस्कृत का एक एक्सप्रेशन है कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। अब आप हमारे पड़ोसी, क्या आप हमारी फैमिली नहीं है? बिल्कुल आप हमारी फैमिली है, आप सबसे नजदीक हैं। लेकिन अक्सर फैमिलीज में मनमुटाव हो जाता है। लेकिन जो फैमिलीज के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बैठ के मनमुटाव दूर कर सकते हैं। कोई ऐसे मसले नहीं है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बैठ के सुलझाए ना जा सके और आगे का रास्ता ना तय किया जा सके, वो रास्ता जिससे दोनों देशों के लोगों का फायदा हो। अभी जो है नुकसान ही नुकसान हो रहा है, चाहे टेररिज्म से हमें नुकसान होता है या आपके यहाँ जो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो रही है, आपके यहाँ भी टेररिज्म से बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान में खुद कितने टेररिज्म से रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, लोगों की मौत होती है, हादसे होते हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे निपटना होगा और इससे लड़ना होगा और मिलकर लड़ना होगा ताकि इससे जो नुकसान पहुंच रहा है वो बंद किया जाए। फिर साथ ही साथ हमको ये तय करना होगा कि किस तरह से हम आगे का रास्ता ऐसा तय करें कि हमारे यहाँ खुशहाली बढ़े। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हमारे जो रिलेशंस हैं, एक जमाने में ट्रेड होता था और कोशिश की जा रही थी कि बढ़ावा दिया जाए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल कंपल्शन ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से रुकावटें आ जाती हैं। उन रुकावटों को दूर करना मेरे विचार में बहुत ही जरूरी है और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान को वाकई में एक खुशहाल देश बनना है तो जैसा मैंने कहा, बहुत सी पॉलिसीज पे उसको यू टर्न लेना होगा, रास्ता बदलना होगा और जो ये दुश्मनी मोल लेके रखी हुई है पाकिस्तान इंडिया के साथ, इसको किस तरह से दूर किया जाए इसके बारे में विचार करना होगा और रास्ता ढूंढना होगा। अब देखिए, मेरा यह भी मानना रहा है कि जो और छोटे छोटे देश हैं हमारे रीजन के, इनका फायदा भी तभी होता है जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में अच्छे ताल्लुकात हो। एक मुल्क ऐसा है, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अच्छे ताल्लुकात हो, और वो है चीन। चीन जो है मेरे समझ में पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है इंडिया के खिलाफ, आपको इस तरह से सहायता देता है कि आप इंडिया के खिलाफ जो कार्रवाई कर सकते हैं वो करें। लेकिन ये जो रास्ता है, इससे पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि चीन का कर्ज जो है उसके गले में एक बहुत भारी सा पत्थर के तौर पे हो जाएगा और इससे निपटना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और जो ये जबरदस्ती की दुश्मनी इंडिया के साथ की हुई, इसको खत्म करें, हम साथ मिल बैठें, एक फैमिली है हम। देखिए, पार्टीशन के पहले इस तरह के मनमुटाव नहीं थे जो कि अब धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जरूरी बात यह है कि किस तरह से इस तरह के मनमुटाव को रोका जाए। और जैसे हम आप प्यार से बात करते हैं, टीवी चैनल्स में आते हैं, विचार करते हैं, एक्सचेंज करते हैं व्यूज, ऐसे अगर किया जाए और कोई मुश्किल नहीं है जो पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे हो।
इसमें कोई मुश्किलात नहीं पेश आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई साहब आपने बड़ा डिटेल से 18-20 मिनट में मुझे बताया, हमें जी बताया सबको मसला क्या है, जी इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और सोल्यूशन भी आप बताते हैं। लेकिन वैसे लार्जली ये एक इंडियन साइड का व्यू है। अगर आप पाकिस्तान साइड से पूछें तो ये भी जिसे वो कहते हैं ना, इनमें से कुछ बातें जारी बात है ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी 1999 में कारगिल आए, सॉरी लाहौर आए, कारगिल हुआ, ये हम भी मानते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी को हमने ज़ाया किया था, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी 2015 में आए, लेकिन उस हवाले से फिर आगे कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हम कोई ऐसे कॉमन मिनिमम पॉइंट्स निकालें जिससे हम आगे का रास्ते की बातें करें, माजी में जो होता रहे हम वो ना उन्हीं उन्हीं चीज़ों को बार बार ना करते रहें। लेकिन वैसे अभी टाइम है कि पाकिस्तान बार बार एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई माजरा चाहता हूँ, तो फॉरेन मिनिस्टर के क्रिकेट टीम आज ही पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो जाएगी इंडिया। इंडिया ने कहा है कि वो एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा। आपने आज जाना है श्रीलंका, तो आप जाएं। माजरत चाहता हूं। कैसे देखते हैं आप? इंडियन अमर सरकार बैठना नहीं साहब, चाहती, जब इंडियन सरकार बैठना नहीं चाहती, आप कैसे देखते हैं, कैसे बिठाएं उनको? कंवर साहब, मैं जब पाकिस्तान में पोस्टेड था तो 2 बार हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी। 81 82 में आई थी, फिर 84 में आई थी। हॉकी टीम आती जाती रहती थी। मेरे विचार में तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स इतने बढ़ने चाहिए कि जो आपस में रिश्ते हैं वो फिर से कायम हो सके। आपके यहाँ इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो इंडिया आए परफॉर्म करें। हमारे आर्टिस्ट को आप इजाजत दें, वो आपके यहाँ जाके काम करें। देखिए, आपके आर्टिस्ट तो हमेशा से हमारे आते हैं, मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब, आबिदा परवीन, फरीदा खानम, ये सब आए। हमारे यहाँ के आर्टिस्ट लता मंगेशकर वगैरह को आप नहीं आने देते थे, पॉलिटिकल कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। ये सब रिस्ट्रिक्शंस हटने चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ने चाहिए, ट्रेड बढ़ना चाहिए। और ये हमें तय करना चाहिए कि भाई देखिए, जो आपसी रंजिशें हैं उसको हम कम से कम 50 साल तो उसको अलग करके बैठे, और जो कॉमन चैलेंजेस हैं उनसे हम निपटें। वो चैलेंजेस कौन से टॉप टॉप पे हैं? टेररिज्म, जिससे हमें नुकसान हो रहा है और जिससे पाकिस्तान को खुद नुकसान हो रहा है। लेकिन अब्बास साहब, इसमें मैं आपकी थोड़ी सी बात काटने लगूं, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दहशतगर्दी जो जी है वो जी पाकिस्तान के लिए मसला है। पाकिस्तान कहता है जी कि हमने 70,000 लोगों की जानें दी हैं, हमने। अब इंडिया जो है वो दहशतगर्दी समझता है कि वो है जो कश्मीर में हो रही है। पाकिस्तान समझता है कि वो एक स्ट्रगल चल रही है। जो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ये कहता है कि दहशतगर्दी वो है जो जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, जो पाकिस्तान में कहीं भी छुपे हुए हैं, वो दहशतगर्दी की डेफिनेशन है। सो ये जो क्वेश्चन है और टेररिज्म का, ऑब्वियसली ये भी एक बहुत एक अनएंडिंग, इसके ऊपर भी डिस्कशन हम कर सकते हैं। जी इसमें वो पर्सपेक्टिव्स जो है वो डिफरेंट है। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करनी है। लेकिन वैसा आपने ये भी कहा कि लता मंगेशकर को हमारे यहाँ बड़े नैरो माइंडेड लोग भी रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये भी हमने देखा है कि इंडिया की मूवीज बंद कर दी गई हैं, जो कि मैं समझता हूँ दैट्स दी ओनली एंटरटेनमेंट वी हैव, जो कि खुलनी चाहिए, पाकिस्तान के लगनी चाहिए सिनेमाज के अंदर। लोग नेटफ्लिक्स पे बैठ के इंडियन मूवीज देख लेते हैं, तो सिनेमा में भी लगेगी तो आराम से हम देख लेंगे जाके। ये कल्चर, फिल्म, इनको तो स्पोर्ट्स इसके ऊपर। सो आपको लगता है कि मैं इस डिस्कशन को जो है वो ख़त्म भी करना चाहता हूँ और किसी कंक्लूजन पे चाहता हूँ। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, आपको लगता है एम्बेसडर साहब कि कहीं ना कहीं 10 साल प्राइम मिनिस्टर मोदी के कंप्लीट होने वाले हैं, और अगर वो दोबारा इलेक्शन जीतते हैं, जो कि हम कंप्लीटली डिसंगेज्ड हैं इन 10 सालों में, आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं 10 मिसालें दे सकता हूँ कि इंडिया किस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, सार्क डिसफंक्शनल है, बिम्स्टेक को रीएक्टिवेट प्रॉपर उसको फोकस है उसके ऊपर, इंडो पैसिफिक की वजह से वहाँ पे और ज़्यादा उस खिते के जो ममालिक हैं उनसे ज़्यादा एंगेजमेंट्स हैं।
अभी चाइना चैलेंज ऑलरेडी मौजूद है। आपको लगता है कि आपने शुरू में सार्क की बात की, वो तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉन्ग। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में अगर आते हैं दोबारा 2024 में, तो कोई विंडो खुलेगी, या कि इसी तरह तनाव चलता रहेगा कि डॉक्टर जयशंकर बिलावल भुट्टो जरदारी को कहेंगे कि ही इज़ अ स्पोक्स पर्सन ऑफ अ टेरर स्टेट, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहेंगे जी कि ही इज़ अ बुचर ऑफ गुजरात। हम इससे आगे जाएंगे 2024 में। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट बैसा? खबर साहब, ले दे के बात जड़ पे आ जाती है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि जो कश्मीर में हो रहा है वो एक तरह से लिबरेशन स्ट्रगल है, और हम कहते हैं वो टेररिज्म है। तो पहले तो ये समझना फिर से जरूरी होगा कि भाई कश्मीर की जो प्रॉब्लम है, क्या इसमें जो पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग है वो जायज है। मैंने शुरू में ही इस बारे में इसलिए जिक्र किया क्योंकि पार्टीशन प्लान के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर के रूलर को राइट दिया गया था, उन्होंने उसी के तहत उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया। तो पाकिस्तान को इस बात को मान लेना चाहिए। और देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये पूरा विश्व जानता है, पूरे दुनिया में ये बात का जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान से उत्पन्न हुआ टेररिज्म इंडिया को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी नुकसान कर रहा है, इंडिया को तो कर रहा। अब आप ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से टेररिज्म हो रहा है, देखिए मुंबई टेरर अटैक किसने किया था, पुलवामा टेरर अटैक, पठानकोट, उरी, जो यहां पर हमारे यहां दिल्ली में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो उसमें आपके नेशनल्स इन्वॉल्व हुए, तो पकड़े गए थे और उनके शिनाख्त कार्ड मिले वगैरह वगैरह। तो हमें ये टेररिज्म का मुद्दा सबसे पहले इससे जूझना होगा, इसको आउट ऑफ द वे करना होगा, इससे लड़के टेररिज्म खत्म करना होगा। और ये आप इनकार नहीं कर सकते कि किसी तरह से आपके यहाँ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जड़ें बड़ी गहरी हो गई हैं। अब उसामा बिन लादेन जो है वो एबटाबाद में क्या कर रहा था जब वो वांटेड था, उसको वहां पर क्यों पनाह दी गई थी? तो आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी खराब हो गई है, उसको ठीक करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ये मेहनत करें तो मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान आज जिन मुश्किलातों से जूझ रहा है, सबसे बड़ी वो इकोनॉमिक सिचुएशन, वो बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन उससे निपटा जा सकता है अगर ये ओवरऑल इमेज चेंज की जाए और हमारा रिश्ता जो अच्छा बन जाए। मैं बार बार फैज साहब की जो वो नज्म उसकी लाइन याद करता हूं, गुलों में रंग भरे बाद नौ बाहर चले। मैं तो उस नई हवा का इंतजार करता रहा हूं, 70 साल की उम्र हो गई मेरी, कब चलेगी हो हवा, बस मैं ये चाहता हूं जल्दी से चले। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ा मज़ा आया। मुझे ऐसे लगा मैं आपके साथ आपके ड्राइंग रूम या वहाँ बैठा हुआ हूँ, और बड़ी एक इंटरेक्टिव डिस्कशन आपसे हुई। और अभी तो मैंने समझना था कि आपका जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस और आपने जो बुक लिखी, उस हवाले से भी मैंने आपसे बात करनी थी। वो बड़ी इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली माज़रत चाहता हूँ, कराची हलवा के नाम से जो बुक है, डेफ़िनेटली हम उस पे भी बात करेंगे। लेकिन आज की इस डिस्कशन को मैं यहीं क्लोज़ करना चाहूँगा। लेकिन बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई साहब जो आपने रेज़ किए हैं, इनकी बड़ी वैल्यू है। अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस हैं फॉर पाकिस्तान, और मैं समझता हूँ कि लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए हमें उन रास्तों को तलाश करना है, जिस तरह आपने फैज़ साहब के शेर से कहा कि हमें वो रास्ता तलाश करना है जिस रास्ते में हम चल पड़े। हम आपने जैसे शुरू में बड़ी खूबसूरत बात की कि जब खिता ग्रो करेगा तो तभी सारी चीज़ें होंगी, एक मुल्क के ग्रो करने से इस तरह चीज़ें नहीं होती। डेफिनेटली आई एम वेरी होपफुल कि 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी इफ ही विन्स अगेन, तो देयर विल बी अ डिफरेंट माइंडसेट एंड देयर विल बी अ डिफरेंट अप्रोच, एंड इट विल बी अ डिफरेंट इंडिया एज वेल एंड अ डिफरेंट लीडरशिप इंशाल्लाह। नहीं नहीं, थैंक यू एक वेरी मिनट, एक मिनट, मेरी बात पे यकीन कीजिए, इंडिया में कोई भी लीडरशिप आती है वो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहती है। प्रॉब्लम जरा आपकी तरफ से होती है, उसको आप ठीक करवाइए। जी जी मैं इस पे नहीं कमेंट करूंगा। जी जी की जी वजह ये है कि ये आपका एक व्यू है इस हवाले से। जी जी जी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे मान लेते हैं जैसे आप कहते हैं, लेकिन ये है कि वो फिर हम एक मुहावरा है, ताली दोनों हाथों से बजती है। लेट्स सी कि क्या जो है वो जी चीज़ें जी होती हैं, लेकिन जो भी हो अमन के लिए बेहतर हो और हम इंगेज करें, बिकॉज़ पोटेंशियल बहुत है। हम बहुत कुछ इंडिया से ले सकते हैं, अनाज, खाने-पीना, इंडिया बड़ी मार्केट है।
पाकिस्तान को बड़े मसाइल हैं। तो एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर प्रभु दयाल सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। Great pleasure. Thank you.